अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काली दुनिया हॉरर स्टोरीज़। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, आज हम एक जिन की जुनूनी मोहब्बत की लाजवाब दास्तान के छठे हिस्से की तरफ पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी अब माशाल्लाह पाँव पाँव चलने लगी थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने अपनी बेटी को काट में सुलाया। मेरी बेटी का काट बेड से कुछ फासले पर रखा हुआ था और फिर मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मोमिन का एक मसला ये भी था कि वो काम के पीछे क्रेज़ी था। वो जो भी काम करता, जब तक उसे मुकम्मल ना कर लेता, वो कहीं भी नहीं आता था, न कहीं जाता था। वो काम के सिलसिले में कई कई रातें घर से बाहर गुजार देता था। एक रात थी, सब सो रहे थे। अनाब को काट में सुलाकर मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मेरी ये पुरानी आदत थी। मैं जब तक रात को चाय ना पी लेती, मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैंने ये ग़र्ज़ पूरी करने के लिए उस वक्त किचन में खड़ी चाय बनाने लगी। फिर कमरे में आकर मैंने वो चाय पीने के बाद खाली कप किचन में रखकर जब वापस कमरे में लौटी तो बेटी के काट के ऊपर वाला दुपट्टा ढलका हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक पल तो मेरा दिल धड़कना ही बंद हो गया था। मेरी बेटी काट में मौजूद नहीं थी। आप यकीन करें, मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने आसमान की बुलंदियों से नीचे ज़मीन पर पटका दिया हो, और पटका भी इतने ज़ोर से हो कि एकदम से मेरा बदन मुंजमद हो गया। काटो तो लहू नहीं। बिल्कुल यही हालत थी मेरी उस वक्त मैं भागते भागते अपनी सास के रूम में गई तो वो बेचारी भी उस वक्त सो रही थी। फिर वो बेचारी परेशानी से उठ बैठी, और परेशानी भी तो बेहद। कुछ ही लम्हों में ये बात पूरे घर में गर्दिश करने लगी। सब बेहद परेशान हो गए थे। मैंने जब अपने शोहर को कॉल की तो उसका नंबर ऑफ जा रहा था। मैंने वो रात पूरी रोते हुए गुजार दी। मेरे ससुर ने भी मुझे हौसला दिया, लेकिन मेरी जान जैसे सूली पर लटकी हुई थी। मुझे वो रह रह कर अपनी बेटी की बात और यादें सताने लगी थी। उसके हंसने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं उस वक्त बेबसी के इंतहा पर थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ज़िंदगी में हर इंसान के साथ एक लम्हा ऐसा ज़रूर आता है जब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वो इंतहाई मजबूर, बेबस, लाचार हो जाता है। मेरे लिए आज वही लम्हा था। मैं एक माँ थी। मेरे उस वक्त जो एहसासात थे, मैं चाहकर भी उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ये कैफियत वही जान सकते हैं जिसके साथ कभी ऐसा कुछ गुज़रा हो, जो बेबसी की इंतहा पर हो, या वो खुद एक माँ हो। अल्लाह ना करे। सुबह हुई। मैंने मोमिन को कॉल की, तब उसका नंबर ऑन था। उसने जैसे ही कॉल अटेंड की तो मैंने रोते हुए रात जो कुछ भी हुआ उससे सब कुछ बता दिया। वो मुझ पर बिगड़ गए। तुम पागल हो तो नहीं गई? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो गुस्सा करने लगा था। तुम अंधी थी? तुम उस वक्त कहाँ थी? मैं चाय बनाने किचन में गई थी। मेरी रात को चाय पीने वाली आदत का उसे भी बखूबी अंदाज़ा था। एक रात तुम चाय नहीं पी लेती तो क्या मर जाती? उसे आखिर कौन ले गया? ज़मीन खा गई या आसमान? मैं अभी आ रहा हूँ। वो कुछ ही देर में दंदराते हुए घर में दाखिल हो गया। कहाँ है मेरी बेटी? खुदा का खौफ खाओ, तुम कैसी माँ हो? एक बच्ची तुमसे संभाली नहीं जाती? ऐसी बेटी का ख्याल रखते हैं तुम लोग, ऐसा करते हो? वो मेरे सर पर खड़ा चिल्ला रहा था। मैं सर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी बीवी, बाद में, पहले एक वो माँ है जिस पर तुम चीख रहे हो, वो भी उस बच्चे की माँ। मेरी सास ने गुस्से से घूरते हुए चुप कराने की कोशिश की, और ये हमारे घर का रवाज नहीं था कि कोई अपनी बीवी या माँ बहन से इस लहजे में इतनी ऊंची आवाज़ में बात करे। मेरे ससुर ने भी उसे घूरा था। बाबा, आखिर मेरी बेटी गई तो कहाँ गई? मुझे इस बात का बहुत टेंशन हो रहा है। जब ये चाय बनाने किचन में गई थी तब भी वो काट में सो रही थी।
رات کے 10 بجے گھر میں گھسنے کی آخر ہمت کس نے کی ہوگی؟ اس نے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے شدید پریشانی میں مبتلا ہوئے کہا، کہیں اسے وہ جن تو نہیں لے گیا؟ اسد، اگر کوئی انسان گھر میں گھستا تو وہ سب کو نظر آ جاتا، کوئی نہ کوئی تو اس انسان کو دیکھ ہی لیتا۔ میرے سسر نے اپنا شک ظاہر کیا۔ یہ بات سن کر میری ایک پل کے لیے جیسے سانسیں ڈوب گئی، میرا دل لرز اٹھا تھا، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی جیسے وہ ابھی دل کی دیوار توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ماتھے پر ہلکا سا پسینہ نمودار ہونے لگا، میری فیلنگز کچھ عجیب سی ہونے لگی، مجھے خود پر بہت غصہ آنے لگا تھا، یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہو رہا تھا۔ پہلے بابا، انکل، ماما، مومن کو بھی تو اس نے پوری کوشش کی تھی مارنے کی، یہ تو میرے اللہ نے کرم کر دیا تھا جو اس کی جان بچ گئی تھی، اور اب میری بیٹی، میری معصوم جان، میری زندگی، اس کو بھی چھوڑا نہیں، اسے بھی لے گیا، اور نہ جانے کتنوں کو میں نے کھونا ہوگا۔ اولاد کے ساتھ کچھ برا ہو تو یہ دکھ، تکلیف، اذیت ماں کو بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ ایک ماں کے لیے اولاد سب سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بابا کہہ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، میری بچی واقعی اس کے پاس ہے، تو اس بار میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بہت برداشت کر لی میں نے، اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بیٹا، اس بار میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے۔ میں اگر چپ تھا تو اس کی والدہ کی وجہ سے چپ تھا کہ وہ ایک اچھی عورت تھی، میرے سسر نے مومن کے کاندھوں پر تھپکی لگتے ہوئے کہا۔ پھر مومن نے اسی دن سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ رات کو دیر تک گھر آنے لگا۔ اس بات کو آج تیسری رات تھی۔ اسد اس کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ آج مومن نے جو عمل کیا تھا وہ اپنے گھر کا کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیپک چل رہے تھے۔ میں نے آج تک اتنی روشن اور خوبصورت آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھیں جتنی اس کی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ مجسمہ حسن تھا۔ لو، اب آ گیا تیرے سامنے بھی میں۔ اس کی آواز میں شیر کی جیسی دھاڑ تھی، بادلوں جیسی گرج اور اژدہے جیسی پھنکار تھی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ مومن نے غصیلی آواز سے پوچھا۔ وہ نہیں جانتا میں کہہ کر وہ کہاں ہے، اس نے مختصراً جواب دے دیا۔ اسد جن نے شدید غصے میں کہا، ایسا مت کرو، نیست و نابود ہو جائے گا۔ مومن برابر عمل دہراتا رہا، پھونک مارتا رہا۔ وہ زمین پر گرا اور گرتے ہی تڑپنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو، وہ غرایا۔ نہیں چھوڑوں گا جب تک میری بیٹی کا نہیں بتاؤ گے۔ مومن باتوں کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا رہا۔ اس نے چڑھتے ہوئے کہا، میں کہتا ہوں مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس عمل کرتا رہا، کچھ پڑھتا رہا، اس پر پھونک مارتا رہا اور وہ تڑپنے لگا۔ میں بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اس جنزات اسد نے کرہا کر ہار مانتے ہوئے کہا، جیسے تھک کر بے بس ہو گیا ہو۔ تب مومن نے بھی منہ میں کچھ پڑھنا بند کر دیا۔ مومن نے نرمی دکھاتے ہوئے آرام سے پوچھا، بولو میری بیٹی کہاں ہے اور کہاں چھپا رکھی ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا، وہ میرے پاس ہے، لیکن میرا ارادہ اسے اٹھانے یا اس کے بارے میں غلط سوچنے کا نہیں تھا، بس وہ سوتے ہوئے مجھے بہت پیاری لگی تھی تو میں اسے اٹھا کر لے گیا اور اسے اپنے گھر لے گیا کہ کچھ دیر اس کے پاس رکھوں گا اس کو، اور پھر اس کے ساتھ کھیلوں گا، پھر واپس آ کر دے جاؤں گا۔ میں جیسے ہی واپس آ رہا تھا تو گھر آ کر دیکھا تو آپ لوگ سب شور مچا رہے تھے اور اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر میں نے بچی کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ کہیں آپ لوگ زیادہ نہ ڈر جائیں۔ وہ بھی آرام سے جواب دے رہا تھا، میری بچی واپس کر دو، تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کے سے دور چلے جاؤ، اس میں ہی تیری بھلائی ہے۔ اسے محض دھمکی مت سمجھنا، کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے چپ ہوں۔ تم میری چپ کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر تم نہیں مانے تو میرا یہ عمل ہمیشہ جاری رہے گا۔ پھر یہ میرا عمل
تجھے گھر تو نہیں اس دنیا سے بھی چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ عمل تجھے جلا کر بھسم کر دے گا۔ اس سے پہلے میں عمل کرنا شروع کروں، ایک بار پھر تجھ سے پیار سے سمجھا رہا ہوں، تم چلے جاؤ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مومن اس بار کچھ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، بچی تو میں تجھے دے دوں گا، پر یہاں سے جاؤں گا کبھی نہیں۔ اس نے بھی دو ٹوک لہجے میں غراتے ہوئے کہا، جاؤ گے کیوں نہیں؟ میری زندگی اجیرن کر دی ہے تم نے، سانسیں گھٹنے لگتی ہیں، میرا دم نکلتا ہے، میں تمہارا اس پاگل پن کا اب زیادہ دیر تک تماشا برداشت نہیں کر سکتی۔ دل چاہتا ہے تجھے مار ڈالوں یا پھر خود کو ہی میں مار ڈالوں۔ پاگل کر کے رکھ دیا ہے تم نے ہم سب کو۔ تیری اس دیوانگی کی وجہ سے کتنی جانیں گئی ہیں۔ میں نے اپنے محسن بابا، امی، انکل اور میرے انکل جو تھے ان کو بھی کھو دیا۔ صرف تیری اس دیوانگی کی وجہ سے تو نے میرا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ چھین لیا، اور نہ جانے کتنوں کو کھونا پڑے گا مجھے۔ نہیں ہے سکت مجھ میں اب مزید اس چیز کو سہنے کی۔ ڈر لگتا ہے مجھے تیری اس اندھی محبت سے۔ نفرت کرتی ہوں میں تجھ سے، نہ کبھی پیار کیا تھا، نہ کبھی ہے، نہ کبھی کر سکتی ہوں۔ میں تجھ سے اور تیری اس پاگل اندھی محبت سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ تم میری زندگی سے کیوں نہیں چلے جاتے؟ نہیں کرتی میں تم سے محبت، کبھی نہیں کرتی۔ میں صرف محبت اپنے شوہر مومن سے ہی کرتی ہوں۔ میں کافی سخت لہجے میں کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل پھٹنے لگا۔ تیز اور اونچی آواز بولنے کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اچانک مجھے اتنا غصہ آ گیا تھا۔ غصہ تھا یا نفرت تھی نہ جان سکی۔ یہ شاید ڈر اور خوف تھا، مزید کسی کے کھونے کا۔ اس جیسے پاگل اندھی شدت والی محبت سے مجھے شروع سے ہی ڈر تھا، چاہے ایسی محبت انسانی کیوں نہ کرتا ہو۔ شدت والی محبت بہت تکلیف دیتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جہاں کسی اپنے کو کھونا پڑ جائے۔ مجھے ایسی محبتیں نہیں چاہیے تھیں۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ تم کیوں مجھ سے اتنا ڈرتی ہو۔ اسد جن نے بولا، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کوئی تکلیف کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مجبور ہوں میں اپنی دیوانگی کے ہاتھوں۔ مت رویا کرو تم میرے سامنے، تمہارے آنسو مجھے کمزور کر دیتے ہیں اور مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ تیرے آنسو۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، مگر اس لیے نہیں کہ میں تمہیں رلاؤں۔ تم میری محبت کی دیوانگی ہو، میرا جنون ہو۔ وہ ایک لہجے کے لیے خاموشی سے سر اٹھائے سب کچھ بولتا رہا۔ پھر اس نے آنکھوں ہی آنکھوں سے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تب میں نے سامنے بیٹھے اس جنزات کی طرف نظر ڈالی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں نم ہوں، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہوں، یا پھر شاید مجھے محسوس ہوا کہ کچھ تو ہے۔ اس کے بعد اس نے دھیمی آواز میں ایک بار پھر بولنا شروع کیا، میں اس جنون اور پاگل پن کو کبھی خود غرضی کے ترازو میں مت تولنا۔ میں نے کبھی تم سے صلح پانے کے لیے محبت نہیں کی، اور کبھی میں نے صلح میں تم سے کچھ نہیں مانگا۔ کبھی یہ نہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو، میرے جتنی نہ سہی پر تھوڑی سی تو کر لو۔ میری محبت کا کچھ تو صلہ دے دو مجھے۔ اس محبت میں مجھے سوائے ذلت کے کبھی کچھ نہیں ملا۔ میں نے وہ ذلت بھی محبت سمجھ کر اپنی آنکھوں سے لگا لی۔ چلو تمہاری محبت نہیں سہی، نفرت ہی سہی، کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میری اس دیوانگی میں تمہاری آنکھوں سے جو پانی بہتا، یہ مجھے کبھی گوارا نہیں تھا۔ میں نے محبت کسی لالچ میں نہیں کی، یہ ایک لاشعوری عمل ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے، جس کے لیے مجھے کبھی بھی کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ میرا ایسا کون سا عمل ہے جو تجھے پسند نہیں؟ مجھے بتا دو، میں وہ کرنا چھوڑ دوں گا۔ جس سے تمہیں تکلیف پہنچے وہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ بس جو تم مجھ سے کہو گی میں وہی کروں گا، پر تم مجھ سے جدا نہ ہو، میں یہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا۔
तुम इन सब को रोक दो, खुदा की कसम मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा, बस मुझे तुमसे जुदा ना करें। वो बेबसी की आखिरी हद पर था। अगर मेरी मोहब्बत हवस होती तो जब तुमने शादी कर ली थी मैं तुम्हें उसी वक्त छोड़ देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरी मोहब्बत हवस पर नहीं, मेरी दीवानगी, मेरा पागलपन, मेरा जुनून थी। अगर मेरी मोहब्बत हवस पर होती तो जब तुमने शादी कर ली थी मैं तुम्हें उसी वक्त छोड़ देता, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरी मोहब्बत हवस नहीं थी, मेरी दीवानगी, मेरा पागलपन, मेरा जुनून थी। अगर ये मोहब्बत वाकई हवस पे होती तो मुझे चाहिए था कि मैं तेरी जान ले लेता या फिर तेरे स्वर को ही जान से मार डालता, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जानती हो क्यों? क्योंकि जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मेरी मोहब्बत, मेरा पागलपन, मेरा जुनून मेरी नफ़रत पर हावी हो जाता है। फिर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और मेरी मोहब्बत इतनी खुद गर्ज भी नहीं कि वो तुम्हें दुख और तकलीफ़ पहुँचाने का करना तो दूर की बात, मेरी मोहब्बत सोचना भी इसको कबीरा गुनाह समझती है। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क है, पर न जाने क्यों, न चाहते हुए भी हर बार हर दुख मेरी वजह से तुम्हें मिलता है। तुम मेरा यकीन करोगी? तुम मेरी दीवानगी की आखिरी हद हो। मैं मर तो सकता हूँ मगर तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझ में सकत नहीं है तुझे खोने की, तुझे छोड़ने की, और तुझसे जुड़ जाने की। अगर मैं तुम्हारे पास से चला गया तो हो सकता है ये दुनिया ही छोड़ दूँ। तुम लोग मुझसे बेजार किस लिए होते हो? अब तो मैं तुम्हारे पास बहुत कम आता हूँ, तंग भी नहीं करता, और अब मैं आप लोगों के घर से भी दूर चला गया हूँ। मैं तुम लोगों से और कुछ भी नहीं चाहता, बस मुझे एक इजाज़त दे दीजिए। मैं कभी कभार तुम लोगों से मिलने आ जाया करूँ और तुम्हें देखने आ जाया करूँ। इसने ठंडी सांस खारिज करते हुए बड़ी हसरत से मुझे देखकर पूछा। मैं वादा करता हूँ ज़ोया, मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी तुम लोगों के सामने नहीं आऊँगा, कभी तुम लोगों को तंग भी नहीं करूँगा, पर इतना हक मुझसे मत छीनो। ये हक मुझे दे दो कि मैं कभी कभार तुम्हें दूर से देखकर चला जाऊँगा। मैंने मोमिन की तरफ देखा। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर उसने सर नफ़ी में हिलाते हुए मुझे रोका। फिर मैंने भी फ़ौरन इनकार कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं इजाज़त नहीं दे सकती। पर ऐसा क्यों? क्यों इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे? असद ने बोला। मैं कौन सा तुम लोगों के सामने आऊँगा, बस दूर से देखकर चला जाया करूँगा। इतना तो हक दे दो ज़ोया, इतना तो हक दे दो मुझे। उसने बड़ी आस व उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहा। मुझे भी उस पर तरस आ गया। मैंने असबाब में सर हिलाते हुए उसे इजाज़त दे दी, ना चाहते हुए भी। मैं ये भी जानती थी कि मोमिन ऐसा नहीं चाहता, पर न जाने क्यों मुझे उसके चेहरे पर छाई बेबसी और तकलीफ़ और दर्द देखकर उस पर तरस आ गया था। उसने सर उठाकर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। बस अब कुछ देर रुको, मैं अभी आपकी बेटी को लेकर आता हूँ, उसने खुशी से कहा। उसकी एक एक हरकत से खुशी टपक रही थी। वो झटके से उठा। मोमिन एकदम गुस्से में चीख उठा। तुम मुझे पागल बना रहे हो या बेवकूफ़ समझते हो जो मैं तुम्हें जाने दूंगा? अगर तुम्हें जाने दिया तो हो सकता है तुम मेरी बेटी को वापस ही न लाओ। पहले मेरी बेटी दो, फिर चले जाना, इसने धीमी आवाज़ में कहा। मैं वादा करता हूँ मैं वापस ज़रूर आऊँगा। वो जवाब तो मोमिन को दे रहा था, पर उसकी नज़रें मेरे ऊपर टिकी हुई थीं, क्योंकि मैं उसकी नज़रों की तपिश अपने वजूद में आर पार महसूस कर रही थी। मेरी नज़रें उस पर नहीं थीं, पर उसकी नज़रों की गर्मी मुझे मेरे पूरे वजूद को झुलसा रही थी। मैंने सर उठाकर इसकी तरफ देखा तो वो पहले से ही मुझे देख रहा था। मैंने फ़ौरन अपनी नज़रें फेर लीं और नीचे कर दी। मोमिन ने एक बार फिर मुँह ही मुँह में कुछ
पढ़ कर इस पर फूंक मार दी तो वो उछल कर ज़मीन पर जा गिरा। ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो धाड़ने लगा। मोमिन इसे छोड़ दो, ये वापस ज़रूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है इस पर। मैंने बात इसलिए ये की थी क्योंकि एक बार अंकल ने मुझे कहा था वादे के बड़े सच्चे होते हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह थी कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता था। इतना मैं जान गई थी। इसकी बातों में जो सच्चाई थी, जो इसके चेहरे पर मेरे लिए मोहब्बत थी, वो किसी से पोशीदा नहीं थी। मैं जान गई थी वो मुझसे टूट कर मोहब्बत करता है और मोहब्बत कभी भी झूठी नहीं होती और सच्ची मोहब्बत कभी झूठ भी नहीं बोलती। मोमिन ने मेरी बात ही नहीं सुनी थी। वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारता रहा और वो तड़पने लगा। मोमिन ने ये अमल तेज़ कर दिया। वो तड़पते तड़पते नीम बेहोश हो चुका था। मोमिन, अब तो बस कर दो, खुदा के लिए वो मर जाएगा। मेरे दिल में पता नहीं क्यों उसके लिए इतनी हमदर्दी जाग उठी थी। मैंने चीखते हुए मोमिन को रोका, फिर उसने मेरी बात ना मानी। खुदा के लिए मोमिन बस कर दो, मेरी बेटी इसके पास है, मैंने इसको बेबसी में कहा। तब जाकर शायद उसके दिमाग में मेरी बात आई और उसने अपना अमल तर्क कर दिया। काश असद इंसान होता तो मेरा अवलीन इंतखाब आज वही होता और मुझे हमेशा अपने इंतखाब पर फ़ख्र भी होता। बस कभी कभी उसकी जुनूनी मोहब्बत से डर जाती हूँ। अपनों को खोना बहुत तकलीफ़दा होता है। अगर ये मेरे अपनों को ना मारता तो आज मेरा इंतखाब वही होता। उसने आज तक मेरी कोई बात रद्द नहीं की थी। मोहब्बत तो वो मिसाली करता था। कभी इंसान को इस कदर मोहब्बत करते नहीं देखा मैंने जैसे वो करता था। अगर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान जिन्नात से भी शादी कर सकते हैं, तब मैं उसे ज़रूर अपना लेती। भला कोई इतनी मोहब्बत किसी को कैसे कर सकता है जितनी इस पागल ने मुझसे की थी। मैं आज भी हैरान होती हूँ उसकी मोहब्बत देखकर। वो इस मोहब्बत की खातिर कितना ज़लील हुआ था। अगर कोई ऐसा इंसान होता तो वो कब का मोहब्बत को छोड़ देता या फिर खुद ही मर जाता। तभी कमरे में एक खिड़की खुली और उस खिड़की से एक लड़की अंदर कमरे में दाखिल हुई। वो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि मैं उसे देखकर दंग रह गई। वो किसी को बिना देखे, बिना किसी से बोले सीधी उसके पास चली आई। इसके हाथों को वो अपने हाथों में लिए हुए सिसक पड़ी। फिर उसने मोमिन की तरफ देखकर कहा, क्या कर दिया है तुमने इसके साथ? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? वो रो रही थी, उसकी पलकें भीग चुकी थीं। अगर इसे कुछ हुआ तो इतना याद रखना, मैं तुम सब लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तुम लोगों से मैं ज़रूर अपना बदला लूँगी। मैं तुम्हारी बेटी को कभी वापस नहीं करूँगी। आप सिसकते रहो अपनी बेटी के लिए, जिस तरह आज मैं सिसक रही हूँ अपने असद के लिए। तुम लोग भी सिसकोगे अपनी बेटी के लिए। ये मेरी तरफ से इंतकाम होगा। उसने रोते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे मेरी बेटी कैसे नहीं वापस करते। मोमिन ने तल्ख होकर जवाब दिया। मैं अलग परेशान हो गई थी। मेरी ख़राब होती हुई हालत देखकर मोमिन ने आंखों के इशारों से मुझे तसल्ली दी। कहा भी था ना, ये इंसान बड़ी जालिम मखलूक होते हैं। क्यों चले आए हो यहाँ इन जालिमों की दुनिया में? हम कितने खुश थे अपनी ज़िंदगी और दुनिया में। तुम्हें भी मोहब्बत हुई तो किससे? इसी कश्मकश में मैं 2 दिन परेशान और बीमार रही। मोमिन अलग परेशान था। इस बात पर सारा घर ही परेशान था। मोमिन ने सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर अंकल तो उससे भी ज़्यादा परेशान हो गए। अंकल, मैंने इनको रोका था, अगर वो आने का कह रहा है तो वो ज़रूर आएगा हमारी बेटी को लेकर, पर इन्होंने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। अमल दोहराते रहे और वो ज़ख्मों से चूर और बेहोश हो गया। एक लड़की आई थी, वो कह रही थी कि वो मेरी बेटी अब वापस नहीं करेगी। मैं इतना कहकर फिर सिसक गई। पता नहीं मेरे दिल को क्या हो गया था।
मैं सब के सामने बिलक बिलक कर रो पड़ी। सारी फैमिली और अंकल ने मुझे काफ़ी हौसला और तसल्ली दी। खुद मोमिन ने भी मुझे काफ़ी तसल्ली दी। कुछ नहीं होगा। सब जानते थे मैं बेटी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरे दिल में बेटी की तकलीफ़ तो थी, उस बेचारे का भी बहुत दुख था। मैं ये तो जानती थी वो हर सूरत में मुझे मेरी बेटी ज़रूर वापस कर देगा। असल दुख तो मुझे असद की ज़ात का था। इस प्यार में उसे क्या मिला था सवाए दुख, अजियत, ज़िल्लत, ठुकराने जाने के अलावा, दिल दुखाने के अलावा और कुछ भी नहीं मिला था। और ठुकराए जाने का दुख दिल में अपना निशान हमेशा छोड़ देता है। जब जब मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा आता तो मेरा दिल धड़ से फटने लगता था। इस बार जब वो आएगा तो मैं खुद उसे प्यार से समझाऊंगी। ये फैसला मैंने अपने दिल में कर लिया था और उस फैसले पर मैं दिल से मुतमईन और सरशार हो गई थी। इस बात को आज तीसरा दिन था जब वो एक बार फिर मेरे सामने खड़ा था। उसके बाजू में मेरी बेटी भी खेल रही थी। मैंने जो वादा किया आज उसे पूरा करने आया हूँ, असद ने बोला। मैं अपना वादा जल्दी पूरा कर देता, पर मैं इतना ज़ख्मी था कि यहाँ तक आना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए वादे को पूरा करने में काफ़ी दिन गुजर गए हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने इसकी आँखें और आवाज़ भीगी हुई महसूस की थी। उसने मेरी बेटी मेरे बाजुओं में देते हुए शर्मिंदा लहजे में कहा, उस दिन वाली लड़की भी इसके साथ थी। मैंने अपनी बेटी को लेकर सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है और इसका अगला हिस्सा दूसरी वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिएगा।